हेलो। आज हम लोग अनुभववाद की आलोचना देखेंगे। अनुभववाद का दर्शन पढ़ने में आपने यह देखा होगा कि अनुभववाद बुद्धि की बहुत उपेक्षा करता है। तो अनुभववाद की जो आलोचना होती है, ज़्यादा इस बात की होती है कि इन्होंने बुद्धि को बहुत ही उपेक्षित रखा है, जो कि उचित नहीं प्रतीत होता है। जैसा बुद्धिवाद की आलोचना करते हुए अनुभववादियों ने कहा था कि ये एकांगिक सिद्धांत है, तो वैसा इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये बुद्धि को महत्वहीन कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। और बुद्धि की भूमिका अनुभववाद मानते हैं और मानने में बुद्धि की भूमिका इतनी गौण कर दी जाती है कि बुद्धि में जन्मजात कुछ नहीं होता, वह कोरे स्लेट की तरह होता है। वह केवल सरल प्रत्ययों को मिक्स करके जटिल प्रत्यय बनाता है। भ्रम वगैरह की व्याख्या करनी हो, कोई गलत ज्ञान की व्याख्या करनी हो, तो बुद्धि को बुलाया जाता है कि हाँ साहब देख लीजिए, ये बुद्धि का कार्य है। बुद्धि ने जटिल प्रत्यय बनाते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा होगा, गलती हो जाए, भ्रम की व्याख्या ऐसे हुई। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि सरल प्रत्यय जो है, सरल प्रत्ययों को मिक्स करके अगर बुद्धि जटिल प्रत्यय बनाती है, तो भ्रम कैसे हो रहा है, भ्रम कैसे हुआ? कहीं उन सरल प्रत्ययों में ही कुछ गड़बड़ी होगी, लेकिन अनुभववादी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बुद्धि का दोष है। बुद्धि एक ही तरह के प्रत्ययों को मिलाने की बजाय एक को कुछ तरह के प्रत्यय, सरल प्रत्यय को और एक दूसरे तरह के सरल प्रत्यय को मिला लेती है, इस वजह से भ्रम का निर्माण हो जाता है। तो थे तो बहुत वैज्ञानिक व्याख्या हुई अनुभववाद की, लेकिन बुद्धि की जो उपेक्षा जब कहा जा रहा है, तो देखिए बुद्धि को निष्क्रिय माना गया, शुरू में सक्रिय माना गया जटिल प्रत्यय के निर्माण में। और ऐसा नहीं है कि जटिल प्रत्यय, अनुभववादी कहते हैं कि जटिल प्रत्यय से हमें केवल भ्रम की व्याख्या होती है, लेकिन आलोचना में यह कहा जाता है कि गलत ज्ञान या भ्रम की व्याख्या करनी जब होती है, तो जटिल प्रत्ययों के माध्यम से, यानी बुद्धि को दिखाया जाता है कि बुद्धि ने जटिल प्रत्यय बनाया है। अनुभव इसका हमें नहीं हुआ था, अनुभव तो सरल प्रत्यय को हुआ था, लेकिन कुछ अलग अलग तरह के प्रत्ययों को मिलाने के कारण, बुद्धि के कारण ऐसा हुआ है। तो इस उपेक्षा को उचित नहीं माना गया है, और यह कहा गया है कि नहीं, जैसा कि बुद्धिवादी दार्शनिकों ने यह गलती की थी कि वो अनुभव को महत्व नहीं दिए थे बहुत ज्यादा। सही ज्ञान के अनुभव को महत्व तो दिए थे, लेकिन जैसे उन्होंने अनुभव को माना था बुद्धिवादियों ने कि भ्रम की व्याख्या अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके द्वारा ये मान लिए थे। जन्मजात जो सही ज्ञान हो तो जन्मजात होता है, बुद्धिवादियों ने ऐसा माना था। तो ठीक ऐसी ही व्याख्या अनुभववादी भी करते हैं। वो कहते हैं कि भ्रम तो केवल आपके कारण हुआ, बुद्धि के कारण हुआ, अनुभव हमें सरल प्रत्ययों का हो रहा था, इन्होंने मिक्स कर दिया, और मिक्स करके जो ज्ञान का निर्माण किया, उससे भ्रम की व्याख्या इनके यहाँ ये होती है, अनुभववाद के यहाँ। तो जो आलोचना उनकी एकांगिता की होती थी या अनुभव के उपेक्षा की होती थी, वही आलोचना यहाँ पे बुद्धि की अनुभववाद में होगी। फिर सबसे बड़ी आलोचना होती है अनुभववाद की, कि अनुभववाद की परिणति जो हुई थी ह्यूम के दर्शन में संशयवाद की, जिसमें अपने अस्तित्व के अनुभव पर ही संदेह कर लिया गया था कि एक अस्थाई आत्मा जैसा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी भी आगे, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी आप पढ़ेंगे, व्यक्तिक तदात्म की समस्या दर्शन में, आप वो अनुभववाद के इसी प्रचंड रूप के कारण हुआ कि हमें कोई अस्थाई आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता। यानी हमारी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी रह ही नहीं जाएगी। साधारण स्तर पे, साधारण ज्ञान के स्तर पे आपका एक नाम है, आपकी एक पहचान है। क्यों? क्योंकि
आपकी आत्मा को स्थिर एक कुछ माना गया है एक लिमिटेशन में कि हाँ ये है और इनकी ये पहचान है, लेकिन यहाँ पे अस्थाई आत्मा की बात ही नहीं है। ह्यूम कहते हैं कि सतत विज्ञानों का प्रवाह ही, उसी को आप आत्मा अगर मान रहे हैं तो मानिए, अस्थाई कुछ है ही नहीं, समाप्त हो जाता है, सतत प्रवाह। सबसे ज्यादा आलोचना ह्यूम के संशयवाद की ही हुई है अनुभववाद में, कि अनुभववाद की परिणति ही संशयवाद में होगी। और जब आप कांट का दर्शन पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद पढ़ाया जाएगा समीक्षावाद, उसमें आप देखेंगे जैसा कांट ने बुद्धिवाद की आलोचना करते हुए कहा था कि ज्ञान के निर्माण में बुद्धि और अनुभव दोनों का महत्व है, बिना दोनों के ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाएंगे आप। तो वही बात वो अनुभववाद पे भी लागू होती है कि केवल अनुभव से ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। कांट कहते हैं कि ज्ञान केवल अनुभव से बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर बुद्धि ना हो तो ज्ञान ही नहीं होगा। केवल बाहर से संवेदनाएं प्राप्त हो आपको और बुद्धि के ढांचों में न ढले तो ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता, ज्ञान ही नहीं हो सकता। ज्ञान नहीं हो सकता क्या मतलब? वहां पे कांट ऐसा सोच ही नहीं सकते कि संवेदनाएं आ रही हो और बुद्धि के देश काल और बुद्धि के 12 विकल्पों से हो के न आए। यानी कि ज्ञान में अनुभव और बुद्धि दोनों की समान भूमिका है, किसी को नकारा नहीं जा सकता। आप देखेंगे जब अनुभववादियों के दर्शन को आप पढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, अनुभववादियों में लॉक, बर्कले, ह्यूम, तो लॉक के दर्शन में आप देखेंगे ये अनुभव की बात करते हैं, लेकिन उस अनुभव या जिस चीज का अनुभव होता है उसके आधार के रूप में उस वस्तु को मानते हैं जिसका अनुभव इन्हें नहीं होता, उसका वो अनुमान कर लेते हैं। तो अनुभववाद का यह भी एक दोष हुआ कि आप अनुभव को ज्ञान के रूप में मान रहे हैं कि हमें ज्ञान केवल अनुभव से ही होता है, तो फिर आप उस जिस वस्तु का अनुभव नहीं हो रहा है उसे क्यों मान ले रहे हैं? केवल इसलिए कि हमें जो गुणों का या संवेदनाओं या प्रत्ययों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है उसके आधार के रूप में एक वस्तु होगी। फिर बर्कले भी माइंड और ईश्वर को मान लेते हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। तो लॉक और बर्कले के संदर्भ में ये आलोचना होगी कि जिसका अनुभव नहीं होता उसे भी ये, उसका भी ज्ञान ये मान लेते हैं, जो कि इनको मानना नहीं चाहिए क्योंकि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जिस चीज का अनुभव नहीं होता यानी कि ज्ञान अनुभव से ही होगा। फिर ह्यूम के दर्शन में आप देखेंगे कि ह्यूम के दर्शन में अस्थाई आत्मा पे ही संकट खड़ा कर दिया गया और अपने अस्तित्व पे ही संकट खड़ा करके और संदेहवाद की बात की गई थी। पर्सनल आइडेंटिटी की ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार जैसे बुद्धिवाद की आलोचना हुई थी वैसे ही अनुभववाद की आलोचना होती है। एकांगिता का कांट के द्वारा, कांट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें दोनों को अलग आप कर ही नहीं सकते, तो कांट की आलोचना भी यहाँ पे सार्थक होती है। फिर आपने देखा कि अनुभववाद कैसे संशयवाद में बदल जाता है। फिर आपने देखा कि कुछ दार्शनिकों के द्वारा जिस चीज का अनुभव नहीं हो रहा है उसको भी ज्ञान के रूप में मान लिया जाता है। तो इस प्रकार अब अगले क्लास में हम लोग कांट का दर्शन समीक्षावाद पढ़ेंगे, जिसमें ज्ञान और अनुभव दोनों को मिलाकर बुद्धि और अनुभव दोनों को मिलाकर कैसे ज्ञान बनता है, ज्ञान का निर्माण होता है, या ज्ञान हमें बुद्धि और अनुभव दोनों के मिश्रण से ही होता है, इस बात की व्याख्या हम लोग करेंगे।